हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। हम आज बात करने वाले हैं आपके यूजीसी नेट जून 2025 के लिए आपका जो पेपर 2 है, यानी आपका सब्जेक्टिव है। सबका अलग अलग सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ मैं बात कर रही हूँ आपके होम साइंस सब्जेक्ट की। तो अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है तो ये क्लास आप सभी लोगों के लिए होगी। और यहाँ पे हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं पेपर 1 को भी करा रही हूँ, पेपर 2 को भी हम साथ साथ में कर रहे हैं। तो यानी बोथ चीजें हमारी एक साथ कंप्लीट हो रही हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तैयारी अच्छे से करिए, बहुत ज्यादा भी टेंशन मत लीजिएगा कैसे होगा, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। सिंपल सा वे है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो तो इसके लिए पेपर 1 को भी आप देखिए और पेपर 2 पे भी मेहनत करें। अगर आप 1 घंटा पेपर 1 को देते हैं तो आप 2 घंटा पेपर 2 को दीजिए। मतलब ये नहीं कह रही हूं कि आप कम समय पेपर 2 को दीजिए, ज्यादा समय दीजिए, लेकिन पेपर 1 को भी समय दीजिए। ये कई सारी चीजें होती हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं कि भाई एग्जाम देने जा रहे हैं और मन में कई सारे थॉट्स हैं, समय बहुत कम बचा है, इतना सारा पढ़ना है, कैसे हो पाएगा। ये जितने सारे विचार, इनको थोड़ा सा कंट्रोल करिए, काम रहिए। और यहाँ पे बस इतना मैं कहूंगी, जितना हो सके आप रिवीजन करें। रिवीजन पे फोकस बहुत ज्यादा कीजिए। आप न्यू टर्म पढ़ते हैं, फिर आपको लगता है अच्छा मैंने ये नहीं देखा है, मैंने ये नहीं देखा, मुझे इसे भी करना चाहिए, मुझे उसे भी करना चाहिए। और इस चक्कर में क्या होता है कि जो हमने कर रखा है वो हम कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। ये गलती आप मत करिए। जो आपने अभी तक प्रिपरेशन की है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, उनको अच्छे से, मतलब मैं बताऊं आपको, अगर 4-5 घंटे आप उन्हीं को दे दो। उसके बाद जो एक्स्ट्रा आपके घंटे बचते हैं उनमें आप प्रैक्टिस सेशन करो, मॉक टेस्ट लगाओ, ये सारी चीजें करो तो आपका बेस्ट रहेगा। रिवीजन को सबसे ज्यादा टाइम दो, ताकि एक भी चीज अगर आपने जो लिख रखी है उससे आ गई तो कम से कम आपको ये तो तसल्ली होगी कि यस मैंने अपने बुक से पढ़ा है और वही चीज आई है। मतलब ऐसा तो नहीं कि मैंने मिस कर दिया वो क्वेश्चन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज रही, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा टेंस रहते हैं इस वक्त। तो स्पेशली कहूंगी जब नजदीक आता है एग्जाम तो टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है। और होम साइंस का आप जानते हैं एग्जाम हमेशा बीच में ही होता है, ना लास्ट में ना पहले, मतलब बीच में ही रहता है। तो 25 के बाद 26 का आपका पेपर ही है। समय आपके पास बहुत कम है। बस मैं यही कहूंगी, रिवीजन और मॉक टेस्ट लगाइए, इस वक्त यही जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को विटामिन B12 सामग्री के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। आपके ऑप्शन है दूध, बी है मटन, सी है आपका, मतलब थर्ड है आपका यकृत, और फोर्थ है आपका मछली। बताइए, क्वेश्चन आराम से देखिए और फिर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। एक क्लास अभी मैंने ली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जहां पे मैंने जितने सारे सीक्वेंस वाले क्वेश्चन हो सकते थे, जितने सारे सीक्वेंस वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, उनको मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। अभी तक अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पेपर देने से पहले उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, जरूर से जरूर। मैं ये बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में, हर बार क्या मतलब, अगर आप कह दो तो 4-5 बार कोई क्वेश्चन पूछा गया, कोई क्वेश्चन 10-15 बार पूछा गया है। इस तरीके से जब इतने सारे चांसेस बढ़ जाते हैं क्वेश्चन पूछने के कि ये जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट होता है, तो हो सकता है कि आपकी जो जून अटेम्प्ट में आप पेपर देने जा रहे हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले। उस क्लास को प्लीज कंप्लीट देख लीजिएगा। बहुत लंबी क्लास नहीं है, शॉर्ट में है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की, राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, यानी सबसे पहले क्या होगा आपका यकृत, उसके बाद होगा मछली सेकंड में, फिर होगा मटन थर्ड में, और लास्ट में आपका क्या आएगा, दूध फोर्थ में। तो खाद्य पदार्थों को विटामिन 12 सामग्री के घटते क्रम में हमें क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो इस तरीके से आपका क्या क्रम बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि एरिक्सन, विलियमसन, ब्रेनहैन और मैक्सली ने परामर्श के प्रकार का प्रस्ताव रखा था। औपचारिक, गैर निर्देशात्मक, निर्देश या वे इलेक्ट्रिक। बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा।
यहाँ अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो राइट आंसर होगा आपका निर्देश, यानी ऑप्शन जो सी है वो आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया है आपसे कि जब पीले, नारंगी और लाल बैंगनी को नीले हरे रंग के साथ मिलाया जाता है तो रंग सामंजस्य बनता है। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। पूछा गया है कि जब पीले, नारंगी और लाल बैंगनी को नीले हरे, ठीक है, रंग के साथ मिलाया जाता है तो रंग सामंजस्य बनता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पूरक, बी है विभाजन पूरक, सी है त्रय और डी है अनुरूप। बताइएगा आंसर इसका क्या सही होगा। ठीक है, आपने क्वेश्चन आई होप ध्यान से देख लिया होगा और आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो इसका आंसर है आपका सी, ऑप्शन सी त्रय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आप सभी के सामने कि किसी का क्या मतलब है यह समझने के लिए लोगों को उद्धृत करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मतलब किसी का क्या मतलब है यह समझने के लिए लोगों को उद्धृत करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ऑप्शन ए है संरचनात्मक अर्थ, बी है प्रासंगिक अर्थ, सी है सूचक अर्थ और डी है सांकेतिक अर्थ। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी प्रासंगिक अर्थ, यानी कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि ब्रेड बनाने में शामिल चरणों का सही क्रम आपको लगाना है। पहला है प्रूफिंग, दूसरा है आटे को छेदना, तीसरा है आटे से आटा गूंथना, फोर्थ है पकाना, फिफ्थ है आटा गूंथना और सिक्स है आपका गर्म दूध में खमीर मिलाना। तो कूट दिए हुए हैं, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें और बताएं इसका जो सही सीक्वेंस लगेगा वो कैसे लगेगा। तो यहाँ अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आपका, हम करेंगे गर्म दूध में खमीर मिलाना। ठीक है, उसके बाद होगा आटे से आटा गूंथना सेकेंड नंबर पे, देन उसके बाद आपका आएगा आटा गूंथना। ठीक है, थर्ड नंबर पे, फिर उसके बाद आपका क्या आना चाहिए, आटे को छेदना। ठीक है, ये आपका फोर्थ नंबर पे, उसके बाद आपका होगा प्रूफिंग फिफ्थ नंबर पे और सिक्स नंबर पे आपका लास्ट में काम करोगे पकाने का। सो ये आपका 6 नंबर पे आएगा। आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एक महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। ए है संभावित खतरों की पहचान और निवारक उपायों का चयन, बी है आपका उत्पाद की गुणवत्ता का नमूना लेना और उसका परीक्षण करना, सी है आपका एक कदम बिंदु या प्रक्रिया जहां संभावित खतरे को नियंत्रित किया जा सकता है, और डी है आपका भोजन तैयार करने के लिए आवश्यक कच्चे माल की गुणवत्ता का परीक्षण। देखिएगा क्वेश्चन ध्यान पूर्वक और बताइएगा आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर देते जाइए। यहां पे देखिएगा अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, सो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी एक कदम या बिंदु या प्रक्रिया जहां संभावित खतरे को नियंत्रित किया जा सकता है। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से है, ठीक है, या किसको हम अल्फा लैक्टोन कहते हैं ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, ऑप्शन ए है विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन सी या फिर विटामिन B1। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से अल्फा लैक्टोन कहते हैं किसको कहते हैं, बताइएगा। सो वो कहते हैं आपका विटामिन B2। विटामिन B2 को अल्फा लैक्टोन कहते हैं। यहाँ विटामिन ए की कमी से आपका कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों का सीक्वेंस भी पूछा जाता है यूजीसी नेट एग्जाम में, और कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है। कैरेटोमलेशिया से लगा के वो सीक्वेंस लगाने के लिए पूरा आता है। विटामिन सी की कमी से होता है रतौंधी, और विटामिन B1 की कमी से आपका होता है बेरी रोग। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावी रोगाणुनाशक है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी एसिटिक एसिड, सी ब्यूटरिक एसिड या फिर डी है साइट्रिक एसिड। तो कौन सा सबसे प्रभावी रोगाणुनाशक है ये आपसे पूछा गया है। सो वो है आपका साइट्रिक एसिड। ठीक है, साइट्रिक एसिड। मैं ये क्वेश्चन इसलिए आपको फास्ट तरीके से करा रही हूं ताकि आपका एक तरीके से अगर आपने ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हो तो रिवीजन भी हो जाए, साथ साथ में आपको पढ़ने के लिए भी प्रॉपर समय मिल जाए। ऐसा ना हो कि कई बार हम क्या करते हैं यूट्यूब में पूरे टाइम वीडियो ही देखते रह जाते हैं, अपने सेल्फ नोट्स पढ़ते ही नहीं है। तो सेल्फ नोट्स पढ़ने का भी आपको मौका प्रॉपर मिलना चाहिए, इसलिए मैं बहुत ज्यादा लंबी क्लासेस आप लोगों के लिए नहीं ला रही हूँ कि मैं यहाँ पे 2, 3, 4, 5 घंटे की क्लासेस ही ले लूं, तो पूरे समय आप बैठ के वही देखते रह जाओ। सो ये सारी चीजें नहीं होंगी, आपको प्रैक्टिस भी साथ साथ में होती जाएगी, आप अपना सेल्फ रिवीजन भी करते जाओगे। देखो एसिटिक एसिड रोगाणु रोधी गुणों को प्रदर्शित करता है और आमतौर पर बैक्टीरिया, कवक या जो अन्य जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, ठीक है, उनके विकास को रोकने के लिए भोजन और जो भी आपके पीने वाले पदार्थ है, लिक्विड फॉर्म है, उनमें प्राकृतिक संरक्षण के रूप में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो रोगाणुओं को प्रभावी ढंग से मारने की क्षमता के कारण इसका प्रयोग हम सफाई और रोगाणु शोधन उत्पादों में मतलब उत्पादन में इनको किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि कार्यक्रम के पूर्व निर्धारित संकेतकों और उद्देश्यों के आधार पर किसी परियोजना की प्रगति का आकलन करने की प्रक्रिया को जाना जाता है। ठीक है, योजना, कार्यान्वयन, सी आपका निगरानी और डी है आपका मूल्यांकन। तो कार्यक्रम के पूर्व निर्धारित संकेतकों और उद्देश्यों के आधार पर किसी परियोजना की प्रगति का आकलन करने की प्रक्रिया को जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? आपका जो इसका राइट आंसर है वो है आपका मॉनिटरिंग यानी निगरानी। ऑप्शन जो सी है वो आपका सही उत्तर होगा, यानी निगरानी। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने। किसी संगठन में प्रदर्शन मूल्यांकन और समीक्षा समितियां किसके उदाहरण हैं? ए है रूपरेखा मूल्यांकन, बी है आंतरिक मूल्यांकन, सी है बाहरी मूल्यांकन और डी है योगात्मक मूल्यांकन। तो किसी संगठन में प्रदर्शन मूल्यांकन और जो समीक्षा समितियां हैं इसके उदाहरण हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल्स एंड रिव्यू कमिटीज इन ऑर्गेनाइजेशन आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये आपकी एग्जाम्पल हैं इंटरनल इवेल्युएशन की। ठीक है, तो आपका क्या है? आंतरिक मूल्यांकन है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है आप सभी के सामने कि संगठन चार्ट को इस रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है संगठन चार्ट को? ये पूछा गया है आपसे, यानी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इज आल्सो नोन एज ट्री चार्ट, प्रवाह चार्ट यानी फ्लो चार्ट, फ्लिप चार्ट या फिर स्टेपिटीज चार्ट। बताइएगा संगठन चार्ट को और किस रूप में जाना जाता है? हम संगठन चार्ट को जानते हैं फ्लो चार्ट के रूप में, यानी प्रवाह चार्ट के रूप में इसको जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आप सभी के सामने कि कर्मचारियों के भावनात्मक घटक हैं। ए है आपका रवैया, बी है आपका कौशल, सी है भावना और डी है रुचियां। तो एक तरीके से पूछा गया है कर्मचारियों के भावनात्मक घटक। ठीक है, भावनात्मक घटक आपसे पूछे गए हैं। तो आपका रवैया है, आपका कौशल है, भावना है और रुचियां हैं। रवैया मैं यहीं पे लिख देती हूँ ए ऑप्शन करके, ताकि आपको बार बार ऊपर न जाना पड़े। रवैया, कौशल, भावना और रुचियां। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ अगर हम बात करें तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका रवैया। ठीक है, रवैया के साथ साथ आपका भावना, भावना के साथ साथ आपका इंटरेस्ट यानी रुचियां। कौशल जो है वो आपका नहीं होगा, यानी बी ऑप्शन आपका मतलब सेकंड जो है वो आपका नहीं होगा। यहाँ देखो आपका सेकंड आपका इसमें डी में भी दिया है, सेकंड सी में भी दिया है, सेकंड फर्स्ट में भी दिया है। तो आपका ए और सी और डी तो ऑटोमेटिक आपके हट गए, बचा ऑप्शन बी और बी ही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट है। ठीक,
क्वेश्चन 13 है आप सभी के सामने। प्रोटीन दक्षता अनुपात यानी पीईआर के बीच का अनुपात है। ए है शरीर के वजन और प्रोटीन सेवन में वृद्धि, बी है प्रोटीन का सेवन और शरीर के वजन में वृद्धि, सी है जैविक रूप से उपलब्ध प्रोटीन और शरीर का वजन, और डी है प्रोटीन का सेवन और शरीर में वसा की हानि। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, इस वक्त मैं इतना कहूंगी स्टूडेंट कि अगर आप तैयारी करते हो तो थोड़ा सा सोशल मीडिया से डिस्टेंस बना लो, क्योंकि कई बार सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस हमारा यही होता है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स वगैरह देखना बहुत ज्यादा मात्रा में, क्योंकि हम जब इनको करने लगते हैं ना तो हमें समय का पता नहीं चलता, समय हमारा कब निकल जाता है कुछ पता नहीं रहता है कि थोड़ा सा हमें फ्री होके इसको देखने का मन कर रहा है और देखते रहते हैं, तो देखते देखते फिर अपना पूरा समय ऐसे ही निकल जाता है। थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए, जब पेपर हो जाएगा उसके बाद आराम से जो भी रील्स और व्हाट्सएप देखना है बढ़िया, जिस दिन पेपर दे के आइएगा रात भर आप यही देखिएगा, है ना, ताकि आपको खुशी मिल जाए कि यस मैंने छोड़ा था तो पेपर के लिए छोड़ा था। कई बार होता भी है ऐसा स्टूडेंट कि हम लोग एक तरीके से डेली रूटीन में हम लोग का आदत हो गया है ये व्हाट्सएप, इंस्टा वगैरह, रील्स वगैरह चलाना। यहाँ अगर मैं बताऊं इसका करेक्ट आंसर की, सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा स्टूडेंट, ये होगा ऑप्शन पहला, यानी शरीर के वजन और प्रोटीन सेवन में वृद्धि। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं बता दूं कि जब हम लोग पढ़ते थे, जब एग्जाम होता था तो मैं तो स्पेशली व्हाट्सएप अनइंस्टॉल ही कर देती थी। व्हाट्सएप ही केवल मैं चलाती हूँ, फेसबुक, इंस्टा वगैरह कुछ भी नहीं चलाते, अभी भी नहीं चलाते हैं इस उम्र में भी। लेकिन बस इतना रहता है कि व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर देते थे, जब पेपर होता था, पेपर हो जाता था उसके बाद इंस्टॉल कर लेते थे। तो ये जो फंडा रहता था इसमें काफी ये रहता है कि पढ़ाई में दिमाग लगता है, इधर उधर की चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं जाता है। मतलब 2-3 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर में किसी का क्या ही बिगड़ जाएगा अगर व्हाट्सएप आपका नहीं भी चला तो। देखो यहाँ पे फफूंद किसकी उपस्थिति में सबसे अच्छी तरह बढ़ती है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए है गर्म तापमान, नमी और हल्का अम्लीय मीडिया, बी है ठंडा तापमान, कम नमी और तटस्थ मीडिया, सी है ठंडा तापमान, उच्च नमी और उच्च क्षारीय मीडिया, और डी है गर्म तापमान, कम नमी और तटस्थ मीडिया। क्वेश्चन देखिए और बताइए आंसर क्या होगा। अच्छा, कुछ लोग घबरा गए होंगे कि मैम व्हाट्सएप में तो जिंदगी है, वहां पे लोगों के मैसेज आते हैं, अगर व्हाट्सएप ही डिलीट कर दिया तो मैम बात कैसे होगी, है ना। तो बात करने के लिए कॉल भी तो होते हैं, कॉल से कर लो 2-3 सेकेंड, है ना, फिर उसके बाद कह दो भाई एग्जाम हो जाएगा उसके बाद करेंगे। देखो अपनी लाइफ में ना कुछ अचीव कर लोगे ना तो सब आपकी वैल्यू करते हैं। आप अपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं करोगे ऑल टाइम, बस आप चाहे जितना पढ़ते हो, मे भी हम भी कह दे कि हम पढ़ रहे हैं, लोग यकीन तभी करते हैं जब आपका सक्सेस देखते हैं, आपने कुछ अचीव किया हो, तो लोगों को भी समझ में आता है हाँ सच में आप मेहनत कर रहे हैं। या इवन घर वालों को भी यही समझ में आता है। आप चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के भी बोलोगे कि नहीं मैं पढ़ती थी, मेरा नहीं निकला, ये वो तीन तेरा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। सो अचीवमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेल्फ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, मैं बस इतना ही कहूंगी। और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, आपका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 का। सो ऑप्शन बी, याना ठंडा तापमान, कम नमी और तटस्थ मीडिया। आज मैं आपको कुछ ज्यादा ही समझा रही हूँ, नहीं कोई नहीं, सब समझदार होते हैं, बस ये होता है कि समय की बात होती है, समय से अगर चीजें समझ जाओ तो अच्छा है, समय के बाद समझोगे तो हो सकता है पछतावा मिले, तो इससे अच्छा। चलो यहाँ पे देखते हैं, जीरो वेस्ट डिजाइनिंग है, ठीक है, जीरो वेस्ट डिजाइनिंग है। कपड़ों को लंबे समय तक रखने से बर्बादी कम करना, बी है पुनः चक्रण द्वारा अवशिष्ट को कम करना, सी है डिजाइन कटिंग के दौरान अवशिष्ट को कम करना, और डी है आपका कचरे को पुनः डिजाइन करना। मेरी बात अगर आप सभी को बुरी लग रही हो तो माफी चाहूंगी, लेकिन मुझे लग रहा था कि मुझे ये चीजें बोलनी चाहिए, एग्जाम नजदीक है और कई सारे बच्चे ऐसा करते हैं, यानी स्टार्टिंग में हम लोग भी ऐसा करते थे, तो इस वजह से मैं आपको केवल सजेस्ट कर रही हूँ, बाकी करना ना करना वो आपकी मर्जी है, आप पे आप फ्री हो हर चीज करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा स्टूडेंट, वो आपका होगा ऑप्शन सी, यानी डिजाइन कटिंग के दौरान अवशिष्ट को कम करना, ठीक है। ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलो तो यहाँ देखो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है मैंने। वस्त्रों में शून्य अवशिष्ट डिजाइनिंग का उद्देश्य डिजाइन और उत्पादन की प्रक्रिया को अनुकूल करके कपड़े के अवशिष्ट को क्या करना है, खत्म करना है एक तरीके से, ठीक। चल
क्वेश्चन 16 है आप सभी के सामने और बताइएगा। देखो ऐसे क्वेश्चनों को ना पढ़ने में बहुत समय लगता है ना। ऐसे क्वेश्चनों को आपको पढ़ने में समय लगता है, थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न है आपका, भारतीय जनसंख्या में पोषण संक्रमण के कारण उपभोग किए जाने वाले आहार का प्रकृति को इंगित करें। ठीक है, यानी उपभोग किए जाने वाले आहार को की जो प्रकृति है उसको इंगित करें। आपके ऑप्शन है उच्च चीनी, उच्च वसा, कम फाइबर, कम विटामिन और कम खनिज। बी है उच्च शर्करा, उच्च फाइबर, कम विटामिन, उच्च खनिज और उच्च वसा। सी है उच्च विटामिन, उच्च खनिज, उच्च फाइबर, कम वसा और कम चीनी। और डी है कम चीनी, उच्च फाइबर, उच्च विटामिन, कम वसा और उच्च खनिज। तो ये आपके चारों ऑप्शन हैं, यहाँ पे कम कर दीजिएगा, काम हो गया है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिए, भारतीय जनसंख्या के बारे में है। ठीक है, इंडियन जो पॉपुलेशन है वो उसके हिसाब से पोषण संक्रमण के कारण उपभोग किए जाने वाले आहार की प्रकृति को इंगित करें। सो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, उच्च चीनी, उच्च वसा, कम फाइबर, कम विटामिन और कम खनिज। तो यहाँ पे जानते ही हैं चीनी की मात्रा ज्यादा ही होती है, हाई शुगर, हाई फैट, लो फाइबर, लो विटामिन एंड लो मिनरल्स। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है चीनी की होती है। हमारे यहाँ चाय बहुत पीते हैं, चाय तो मतलब आप समझ लो कि ऐसा ही बहुत कम घर होंगे जहाँ पे चाय ना पी जाती हो। मतलब यहाँ पे हर एक दूसरा व्यक्ति आपका चाय पीता हुआ दिख जाएगा, चाय और उसके बाद कॉफी। ठीक है, तो यहाँ पे चाय हो गया, ऑयली चीज बहुत ज्यादा हो गई, कहीं पकौड़ी बन रही है, कहीं कुछ बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है। सो ये जो चीजें हैं ऑप्शन ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, अपने भारतीय जनसंख्या पर एक आहार सर्वेक्षण किया है। गणना के लिए आप निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व संरचना तालिका का उपयोग करेंगे। आपने भारतीय जनसंख्या पर एक आहार सर्वेक्षण किया है, गणना के लिए आप निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व संरचना तालिका का उपयोग करेंगे, ये आपका प्रश्न रहा। ऑप्शन देखते हैं आपके ऑप्शन है ए FAO पोषक तत्व डाटाबेस, बी है आपका USDA पोषक तत्व डाटाबेस, सी है आपका भारतीय खाद्य संरचना तालिकाएं और डी है आपका यूरोपीय पोषक तत्व डेटाबेस। एक बार फिर से आप प्रश्न देखें, कई बार ऑप्शन देखने के बाद भी प्रश्न देखने का मन करता है कि आखिरकार पूछा क्या है। आपने भारतीय जनसंख्या पर एक आहार सर्वेक्षण किया है, गणना के लिए आप निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व संरचना तालिका का उपयोग करेंगे। तो यहाँ बता दें इसका जो राइट आंसर है वो है आपका भारतीय खाद्य संरचना तालिकाएं। ठीक है, इंडियन फूड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, रियायती मूल्य निर्धारण का पालन किया जाता है। रियायती मूल्य निर्धारण का पालन किया जाता है। ए है फास्ट फूड प्रतिष्ठान, बी है एयर कैटरिंग, सी है औद्योगिक कैफेटेरिया और डी है रेस्तरां यानी रेस्टोरेंट। रियायती मूल्य निर्धारण का पालन किया जाता है, तो यहाँ आंसर होगा आपका इंडस्ट्रियल कैफेटेरिया। औद्योगिक आपका जो कैफेटेरिया है ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन जो सी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है आप सभी के सामने पूछा गया है, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों को निम्नलिखित में से किसका खतरा अधिक होता है। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे को निम्नलिखित में से किसका खतरा अधिक होता है। दृश्य और श्रवण समस्या, बी है जन्मजात हृदय रोग, सी है फ्लिप अप्रिया और डी है अस्थमा। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों को निम्नलिखित में से किसका खतरा अधिक होता है, तो वो होता है आपका जन्मजात हृदय रोग। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, जन्मजात हृदय रोग। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा का पारंपरिक पिपली कार्य किसका एक प्रकार है। उड़ीसा का जो आपका पारंपरिक पिपली कार्य है किसका एक प्रकार है, मिरर वर्क का, कट वर्क का, एप्लिक वर्क का या फिर जरी वर्क का। बताइएगा कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। आपका करेक्ट आंसर है आपका एप्लिक वर्क। ठीक है, सो ऑप्शन जो सी है वो आपका राइट आंसर होगा।
ये आज के सेशन में हमने 20 क्वेश्चन किए हैं। बहुत देखो लंबी क्लास नहीं थी, लगभग आपके आधे घंटे की ही क्लास थी, तो आधे घंटे में लगभग आपका सभी चीजें कंप्लीट हो गए। मतलब करने में बहुत सारी चीजें भी होती हैं, लोग स्पीड बढ़ा के भी देखते हैं, आप स्पीड बढ़ा के मत देखिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन ना छूट जाए। तो यहाँ पे बस इतना कहिएगा कि ये जो क्वेश्चन हो रहे हैं इनके साथ साथ अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिएगा। एक दिन मैं एक ऐसा सेशन लेके आऊंगी जिसमें जितने सारे क्वेश्चन अभी तक हमने कराए हैं, जितने सारे क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं, उन क्वेश्चनों का रिवीजन भी करेंगे, उसके साथ साथ जो न्यू क्वेश्चन होंगे उनको भी करेंगे। तो वहां मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि वहां पे हम लोग 100 क्वेश्चन कर लेंगे। तो एक दो क्लासेस आपको ऐसी मिलेंगी जहां आपको महामैराथन की तरह होंगी, जहां पे हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आपके पेपर सेकेंड में। और जो आपका पेपर 1 होगा वहां जो आपके 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनकी भी मैं संख्या आपको बढ़ा दूंगी, जहां पे हम सारी चीजें कवर कर लेंगे। आपका टीचिंग एप्टीट्यूड भी हो जाएगा, रिसर्च भी हो जाएगा, कम्युनिकेशन भी, आईसीटी भी, और आपका इन्वायरमेंट भी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें एक क्लास में ही कवर हो जाएंगी, ताकि एक तरीके से आपका हर चीज तैयार हो जाए। अलग अलग तो अभी हमने पढ़ लिया, यूनिट वाइज चीजें हमने करा दी, लेकिन अब क्या करना है, एक कंबाइंड क्लास लेके आनी है जहां पे कई सारे क्वेश्चनों का भंडार हो और आप एक ही जगह में सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, सो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन और आपके जो कथन और कारण वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको भी मैं ऐड करूंगी। साथ साथ में जो छोटे और बड़े क्वेश्चन हैं उनको भी ऐड करूंगी, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी ऐड होंगे। ये धमाकेदार क्लास बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, और ये मैं पेपर से पहले ही करूंगी। ये नहीं करूंगी कि भाई 25 से पेपर स्टार्ट है, मैं आपको 25 तारीख को ही ये चीजें दूंगी। आपका हो सकता है कल या परसों में आपको ऐसी क्लास देखने को मिल जाएगा। तो प्रिपेयर रहिएगा और अपनी तैयारी ऐसे ही कंटिन्यू रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।